नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो कि करंट अफेयर्स की कुछ स्लाइड्स पर बात करने का। करंट अफेयर्स के यानी कि आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस है या आपका यूपी SSC पैट की कुछ परीक्षाएं हैं, उनके दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। इसके साथ साथ आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आप सभी के लिए आज का सेशन का जो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये रहा। लिखा हुआ है, सऊदी अरब और किस देश ने ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब और एक दूसरी कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस, यानी सऊदी अरब और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है। और यह समझौता किससे संबंधित है? यह समझौता ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने से संबंधित है। अब इस समझौते में हुआ क्या है, मेन बात यह है, फ्रांस और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत वो अपने ऊर्जा संसाधनों को आगे बढ़ाएंगे। और इनमें सबसे जो बेसिकली बात है, जो हाइड्रोजन जो ऊर्जा है, हाइड्रोजन फ्यूल की जो बात होती है, उस पर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोजन ऊर्जा को जो है इन्होंने बढ़ाने की बात की है। देखिएगा, इसने लिखा है कि एक AMU हुआ है और AMU में क्या है, नवीकरणीय संसाधन हाइड्रोजन और बिजली के उत्पादन में सहयोग पर रोड मैप पर ये दोनों सहमत हुए हैं। इसके साथ साथ ये लोग आपस में जो कूड़ा निपटान की प्रणाली है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके निपटान के जो तरीके हैं, उन पर भी क्या है, इन्होंने आपस में एक समझौता किया है। और इस समझौते के साथ साथ क्या है, ये दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या है, अपनी तकनीक को साझा करेंगे या अपनी तकनीक का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करेंगे। तो अगर पूछा जाए कि सऊदी अरब ने किस देश के साथ जो समझौता किया है, तो फ्रांस ने। अब फ्रांस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ। ठीक है, सऊदी अरब की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, आपकी रियाद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। यहाँ की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल है और यहाँ के जो राजा हैं वो सऊदी अरब के सलमान हैं, क्योंकि जो सऊदी अरब है वहाँ पर जो है राजशाही का या राजतंत्र का शासन चलता है। तो वहाँ के जो इस समय सलमान हैं वो इस समय वहाँ के राजा हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है, आपकी रियाद है। और मुद्रा है वो आपकी सऊदी जो है रियाल, वो यहाँ की मुद्रा है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड तीरंदाजी से संबंधित है। तीरंदाजी का अभी एक वर्ल्ड कप हुआ है। रिकर्व की जो हम बात करते हैं, रिकर्व श्रेणी आती है। उस रिकर्व वर्ग में क्या है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे बने हैं। ठीक है, अगर रिकर्व वर्ग में बात की जाए, रिकर्व वर्ग में जो है तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप या यूथ वर्ल्ड जो जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पार्थ सालुंखे हैं। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि जीती नहीं गई है, इससे पहले भी ये जो अवार्ड है वो जीता चुका है। 2009 और 2011 में भी आपको याद हो, जो दीपिका कुमारी हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, उन्होंने क्या है, इसको जीता है। इसके साथ साथ 2019 और 21 में जो झारखंड राज्य की कोमलका बारी हैं, उन्होंने भी इस क्या कहते हैं, इस चैंपियनशिप को जीता है। और यदि हम सालुंखे की बात करते हैं तो सालुंखे कुल मिलाकर छठे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने क्या है, इस जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसके लिए जो है जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले कौन है? पार्थ सालुंखे हैं। इससे पहले कौन है? झारखंड की जो है वो कौन, आपकी कोमलका बारी ने 2019 और 2019 में ये कारनामा किया, यानी कि उन्होंने इस ट्रॉफी को या कहें इस चैंपियनशिप को जीता था। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रेस से संबंधित क्वेश्चन है। यदि हम बात करते हैं फार्मूला 1 रेसों की बात करते हैं, जिसमें कभी माइकल शूमाकर का नाम आता था, जिसमें हैमिल्टन का नाम आता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि किसने अपनी पहली ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीत का दावा करते हुए अपनी रेड बुल टीम के लिए रिकॉर्ड
बराबर लगातार 11वीं जीत और लगातार रेस में अपनी 6ठी जीत हासिल की है। ठीक है, तो लगातार यदि हम रेडबुल की बात करते हैं तो रेडबुल टीम है जो कि आपके इस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। तो लगातार उसकी कौन सी जीत है? 11वीं जीत है। ठीक है, लगातार उसकी 11वीं जीत है। यदि पर्सनल बात करते हैं तो ये उनकी 6ठी जीत है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आपका मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, मैक्स वेरस्टेपेन ने जो है इस जो ट्रॉफी को है जीता है। आप इसके बारे में जरा देख लेते हैं क्या है ये। इन्होंने कहा कि मैक्स वेरस्टेपेन ने अपनी पहली ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीत का दावा करते हुए अपनी रेडबुल टीम के लिए रिकॉर्ड बराबर लगातार 11वीं जीत का दावा और लगातार अपनी 6ठी जीत का जो है उन्होंने दावा यहाँ पर क्या कहते हैं प्रस्तुत किया है, या कहें कि उन्होंने लगातार 6ठी बार इस ट्रॉफी को जीता है। रेडबुल टीम की यदि बात करते हैं तो लगातार 11वीं बार उसने इस ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, ये वेरस्टेपेन की करियर की 43वीं जीत थी और इस साल 10 रेसों में उनकी 8वीं जीत थी, यानी कि वेरस्टेपेन ने कुल 43 जो है रेसों को जीता है। यदि हम इस साल की बात करते हैं, 2023 की यदि हम बात करते हैं तो 2023 में 10 रेसें हो चुकी हैं। इन 10 में उन्होंने क्या है 8 में जो है अपनी विजयश्री को हासिल किया है। यदि हम हैमिल्टन की बात करते हैं तो जो हैमिल्टन है, ठीक है, हैमिल्टन वो अपनी घरेलू दौड़ के रिकॉर्ड 8 बार के विजेता थे और यह उनका 14वां ब्रिटिश पोडियम था। ठीक है, तो हैमिल्टन जो थे कभी रेस के बादशाह माने जाते थे, अब वहां पर जो काबिज हो चुके हैं वो मैक्स वर्स्टेपेन माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2023 की जीत का दावा किसने किया है? वर्स्टेपेन ने किया है। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन समझ लिया आने वाला है या रखा हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कनाडा ओपन की बात होती है कि कनाडा ओपन 2023 किसने जीता है? कनाडा ओपन 2023 किसने जीता है? ठीक है, अगर सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही पूछ लिया जाए कनाडा ओपन किससे संबंधित है? कनाडा ओपन किससे संबंधित है? तो कनाडा ओपन आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन एक खेल है, उससे संबंधित है कौन सा? आपका कनाडा ओपन। अब इसको जीतने वाला कौन है? इसको जीतने वाला एक भारतीय व्यक्ति है, एक भारतीय खिलाड़ी है जिसका नाम है लक्ष्य सेन। ठीक है, शटलर इनका नाम है, जो शटलर है उनका नाम है लक्ष्य सेन। ये एक भारतीय शटलर हैं जिन्होंने कनाडा ओपन 2023 के लिए जीता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। उन्होंने जो है लक्ष्य सेन ने चीन के ली सी फेंग को सीधे सेटों में हराया है। 21-18, 22-20 से हराकर कनाडा ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। सही है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो था योनेक्स कनाडा ओपन 2023 के नाम से जाना जाता है। कुछ इसके अपने आधिकारिक कारण रहे कि इसको कनाडा ओपन को योनेक्स कनाडा ओपन 2023 के नाम से जाना जाता है। और ये 4 जुलाई से 9 जुलाई तक कनाडा के कैलगरी में मार्किन मैक्सवेल सेंटर में हुआ था और इसकी कुल जो पुरस्कार राशि थी वो 4,20,000 सिंगापुर डॉलर थी। ठीक है, तो इसकी कुल पुरस्कार राशि कितनी है? 4,20,000 रुपए है। और इसमें जो लक्ष्य सेन है उन्होंने इस पुरस्कार राशि को जीता है। यह कहे कि भारतीय शटलर और लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन या योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में जो है विजय श्री हासिल की है। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। IFSCA के नए अध्यक्ष कौन होंगे? इसके नए जो होने वाले अध्यक्ष हैं वो कौन है? उनका नाम है के राजारामन। कौन नाम है? के राजारामन। के राजारामन कौन है? के राजारामन की यदि हम बात करते हैं तो जो प्रशासनिक सेवा है यानी कि भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है उसके ये एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, 1989 बैच 1989 बैच के ये अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में क्या है इनके लिए इसका जो अध्यक्ष यानी कि IFSCA के अध्यक्ष के रूप में क्या है नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ये चेयरपर्सन इंजेती श्रीनिवास थे। IFSCA के जो पहले चेयरपर्सन थे इंजेती श्रीनिवास, क्या नाम है? इंजेती श्रीनिवास का स्थान लेंगे। ठीक है, राजारामन का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? या तो 65 वर्ष की आयु या जो है उनसे जो क्या कहते हैं
पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले होगा उस तक उनकी ये जो क्या कहते हैं नियुक्ति है वो वैध रहेगी। तो के राजा रमन के लिए जो है अभी आपका IFSCA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में क्या है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो गिफ्ट IFSC भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। और अक्सर क्वेश्चन पूछा था गिफ्ट कहाँ पर है, तो गिफ्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। गिफ्ट कहाँ पर है, गिफ्ट सिटी की कहाँ पर स्थापना की गई है, गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर, गांधीनगर में। अगर पूछा जाए गिफ्ट सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो गिफ्ट सिटी की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की गई है। और ये किससे संबंधित है, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से ही संबंधित है। ये गिफ्ट कोई बच्चों का या कोई वो आइटम नहीं जिसको आप सोचे, ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है जिसकी स्थापना गुजरात के गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में की गई थी 2019 में। और इसकी जो इस समय अध्यक्ष है वो कौन है, के राजा रमन है। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड के एक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है हिपकिंस, ने यूरोपीय संघ के साथ क्या एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पूछा था किस देश के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है हाल ही में, प्रधानमंत्री हिपकिंस ने। तो प्रधानमंत्री हिपकिंस ने यूरोपीय संघ के साथ, किसके साथ, यूरोपीय संघ के साथ क्या है, एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। और ये एक मुक्त समझौता है। और इस मुक्त समझौते के साथ क्या है, जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड और जो यूरोपीय संघ है और इसके व्यापार में 2 वर्ष में लगभग 30% की ग्रोथ जो रेट है वो दर्ज की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि जो ये लोग आपस में कितना 20% की जो 30% की वृद्धि दर को ये हासिल कर लेंगे। यदि हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। और प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस हिपकिंस जो है, हिपकिंस है, क्रिस हिपकिंस। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्रिस, क्या नाम है, क्रिस हिपकिंस इनका नाम है। न्यूजीलैंड ने समझौता किसके साथ किया है, तो न्यूजीलैंड ने समझौता किया है अपने एक यूरोपीय देशों का एक समूह है उसके साथ उन्होंने क्या है, ये एक समझौता किया है। ठीक है, और जो यूरोपीय संघ है वो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक जो है उनका भागीदार है। ठीक है, जो न्यूजीलैंड जो है वो यूरोप के लिए शराब, फल और मांस का निर्यात करता है। और एक अनुमान तक न्यूजीलैंड में EU का निवेश भी 80% तक बढ़ सकता है। यानी कि अभी तक न्यूजीलैंड ही चीज़ों को निर्यात कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। यूरोपियन कंट्रीज का निर्यात जो है वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए कम है। लेकिन इस समझौते के द्वारा ये माना जा रहा है कि इस जो निर्यात की जो ग्रोथ है दोनों तरफ से इसमें लगभग 80% की जो वृद्धि है वो दर्ज की जा सकती है। अगला है NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछी जाती है। NHB की फुल फॉर्म क्या है, NHB की फुल फॉर्म है नेशनल, NATIO, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने 10,000 करोड़ का शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष संचालित किया है। अगर पूछा जाए NH जो आपका भी है, NHB ने कितने करोड़ रुपए का जो है एक नया ढांचा विकसित करने की बात की है, तो NHB ने लगभग 10,000 करोड़, कितना, 10,000 करोड़ की राशि का शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने की जो है घोषणा की है। अब यह है क्या, ये ढांचा क्या है, जो Tier 2 और Tier 3, अगर NHB की बात करते हैं, नेशनल हाउसिंग बोर्ड की बात करते हैं, तो देश के लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में क्या है संगठन किया गया है। इसने शहरों को कैटेगराइज किया है Tier 1, Tier 2, Tier 3। तो Tier 2 और Tier 3 के वो शहर जो या तो भी डेवलपिंग कंट्री में है या कहें कि महानगर बनने की हो रहे हैं धीरे धीरे, जिनका तेजी से विकास हो रहा है, उन शहरों की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर लोगों के लिए रहने योग्य आवास प्रदान करने की दृष्टि से क्या है, 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को जो है वो अपनी सहमति प्रदान की है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय आवास बैंक ने Tier 2 और Tier 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस साल के बजट में 10,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे विकास कोष को क्रियान्वित किया है। ठीक है, UIDF ऋण पर ब्याज दर फिलहाल बैंक दर -1.5% यानी कि
5.25% रखी गई है। ऋण निकासी की तारीख से 7 साल के भीतर 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा, जिसमें 2 साल की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है, जबकि ब्याज तिमाही आधार पर जो है ये कैसा होगा, दे होगा। तो इस प्रकार जो एनएचबी है उसने कितने 10,000 करोड़ रुपए की राशि का क्या है, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए जो है एक रोड मैप या कहें कि एक जो फंड है वो आवंटन करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है वो प्रधानमंत्री के पास रहता है। तो इसके जो सचिव हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, इसके सचिव डॉक्टर राजेश गोखले के लिए नियुक्त किया गया है। किसके लिए, डॉक्टर राजेश गोखले। हाल ही में किसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के सचिव के रूप में पदभार संभाला है, तो राजेश गोखले ने यह पदभार संभाला है। ठीक है, अब जरा राजेश गोखले के बारे में बात कर लें तो ये कौन है, ये एक प्रतिरक्षा विज्ञानी है और पहले जो पुणे स्थित संस्थान है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एजुकेशन एंड रिसर्च में काम कर चुके हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली से ये जुड़े भी हैं। 2009 से 2016 के बीच ये CSIR के जो है निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं और जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जो IGIB के निदेशक के रूप में इन्होंने जो कि CISR में काम किया है। तो इनके लिए अब जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नया सचिव जो है वो अपॉइंट किया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। IIT मद्रास, IIT किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है, देश के सर्वोच्च तकनीकी संस्थानों में एक है और केंद्र सरकार के द्वारा इनका जो है संचालन किया जाता है। तो IIT मद्रास जो है वो जांजीबार में अपना पहला एक जो है इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा है, यानी कि IIT जांजीबार जो है IIT मद्रास की तरह ही उसकी एक शाखा होगी। तो इस IIT मद्रास में की जो शाखा है जो कि आपकी तंजानिया है, तंजानिया में जांजीबार में खुलेगी, उसके लिए जो है पहली महिला नेतृत्व वाली जो है एक शाखा के रूप में चयनित किया गया है। और डॉक्टर प्रीति अगलायम, डॉक्टर प्रीति, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर प्रीति अगलायम, डॉक्टर प्रीति अगलायम। डॉक्टर प्रीति अगलायम को जो है जांजीबार IIT के लिए जो है पहली बार उसका निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि जो तंजानिया में ये खोलने वाली ब्रांच है IIT मद्रास की तरह खोली जा रही है, उसकी जो निदेशक होंगी वो कौन होंगी, वो डॉक्टर प्रीति अगलायम होंगी। और IIT के इतिहास में ये पहली महिला होंगी जो क्या है IIT का जो है नेतृत्व करेंगी या कहें कि उसके निदेशक पद की गद्दी को संभालेंगी। अब जरा IIT जांजीबार के बारे में जानने क्या है। IIT जांजीबार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास तंजानिया के जांजीबार में एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है, यानी कि IIT मद्रास के द्वारा जो है पहला किसी दूसरे देश में अपना एक परिसर खोला जाएगा और ये खोला जाएगा तंजानिया में, तंजानिया के भी कहां पर, जांजीबार में। ठीक है, IIT मद्रास के लिए अपनी पहली महिला प्रभारी निदेशक डॉक्टर प्रीति अगलायम की घोषणा की है, यानी कि IIT मद्रास में इसके लिए डॉक्टर प्रीति अगलायम को जो है चयनित किया है। वह अगर हम प्रीति अगलायम की बात करते हैं तो 2010 में वो IIT मद्रास के साथ जुड़ी, जहां वह वर्तमान में IIT मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर है। प्रोफेसर प्रीति IIT मद्रास जांजीबार परिषद की प्रभारी निदेशक होंगी। उन्होंने IIT मद्रास से BTech की डिग्री पूरी की। इसके अलावा डॉक्टर प्रीति एक मैराथन धावक और एक ब्लॉगर भी हैं। प्रोफेसर प्रीति ने MIT कैम्ब्रिज में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च और IIT बॉम्बे में फैकल्टी के रूप में भी काम किया है, यानी कि एक ह्यूज उनके पास अपना जो है एक्सपीरियंस है, एक बड़ा अनुभव है। और इस बड़े अनुभव को जो है अब जांजीबार में जो है IIT मद्रास के द्वारा क्या है जो है उसका उपयोग किया जाएगा।
चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है जरा देखते हैं। अगली स्लाइड, हाल ही में जो है उज्बेकिस्तान यानी कि उज्बेक राष्ट्रपति का चयन किया गया है। और उज्बेकिस्तान जो है वो, यदि हम बात करते हैं मध्य एशिया के देशों की बात करते हैं, तो मध्य एशिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में एक देश है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के लिए जो है एक राष्ट्रपति चुनाव हुए। उन राष्ट्रपति चुनावों में फिर से राष्ट्रपति चुना गया है शौकत मिर्जियामेव के लिए। शौकत मिर्जियामेव, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? शौकत मिर्जियायेव के लिए जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। अब उज्बेकिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी क्या है? ताशकंद है। यदि हम मुद्रा की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तानी सोम जो है वो वहाँ की मुद्रा है, ठीक है। मध्य एशिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले देशों में इस देश को शामिल किया जाता है। कुछ समय पहले क्या है कि इन्होंने अपने संविधान संशोधन के द्वारा जो था उज्बेकिस्तान ने जो राष्ट्रपति का पद है 5 वर्ष से 7 वर्ष के लिए कर दिया गया है। उसके बाद चुनाव हुए और चुनावों में कौन? आपके शौकत मिर्जियायेव के लिए क्या है, फिर से जो है आपका राष्ट्रपति जो है चुना गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? तो अगली स्लाइड नहीं है, यानी आज के लिए फिलहाल इतना ही है। आज की स्लाइड में यही क्वेश्चंस हैं। आज के जीएस के ये महत्वपूर्ण स्लाइड्स थी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसके लिए लाइक करिएगा। और यदि आपकी कोई सुझाव है, यदि आपकी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप उसके लिए अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। निश्चित ही हमारी टीम की ओर से आपके लिए उनका उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।